हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विनय एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है और मैंने वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम गैमेटोजेनेसिस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले तो हम बार बार गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? तो देखो, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमने पहले भी बताया है, टर्म को ब्रेक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस में अगर हम मतलब निकालें कि इस शब्द का मतलब क्या है, तो देखेंगे गैमिटो का मतलब हो जाता है गैमीट। गैमिटो का मतलब हो गया गैमीट। और दूसरा टर्म है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट बनाने वाली प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कह देते हैं। तो देखो, डेफिनेशन भी लिखी है, बोला गया है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस। यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही में जब गैमीट बनता है, तो जिस प्रोसेस से गैमीट बनता है, इस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं। तो देखो, अगर हम बोले इन मेल्स, अगर मेल्स की बात करें तो गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट दैट इज द स्पर्म इन द केस ऑफ मेल। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो, स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब हो जाता है स्पर्म। स्पर्मेटो या स्पर्मा का मतलब हो गया स्पर्म, और जेनेसिस का मतलब फिर से हो गया फॉर्मेशन। तो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल मतलब हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर हम यहाँ पे फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के केस में क्या है? फीमेल्स के केस में भी तो गैमीट बनेगा ना, फीमेल गैमीट बनेगा। तो फीमेल गैमीट बनाने की प्रोसेस को हम कह देते हैं oogenesis। ठीक है, तो ऊजी, ऊजी इसका मतलब हो गया ओवम, और जेनेसिस का मतलब हो गया यहाँ पे फॉर्मेशन। तो यहाँ सिंपल oogenesis का मतलब हो जाता है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यानी गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो मेल और फीमेल दोनों में ही चलती है। अगर मेल की बात करें तो मेल में जो स्पर्म, स्पर्म क्या है? इट इज द मेल गैमीट। तो मेल गैमीट बनाने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में फीमेल गैमेट यानी कि ओवा या ओवम बनाने की प्रोसेस को हम oogenesis कह देते हैं। सो दिस इज oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस इन दी गैमेटोजेनेसिस। अब देखो, अगर हम यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो जरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद करना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था ना कि टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। तो जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ढेर सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स मिल रहे थे, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे थे। तो पहली बात तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट थी? इसमें प्रेजेंट था टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड एंड मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हम यहाँ स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं टेस्टिस की। तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट था? बॉडी के बाहर प्रेजेंट था, स्क्रॉटम में प्रेजेंट था। क्यों प्रेजेंट था बॉडी के बाहर? ताकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाए, क्योंकि जो टेस्टिस है इसमें 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है इसका बॉडी टेम्परेचर। देखो यहाँ पे आगे बोला गया है, ध्यान देना, टेस्टिस का स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक टेस्टिस है, हमने टेस्टिस का सेक्शन कट किया, हमें देखने को मिला कि अंदर 250 कंपार्टमेंट्स हैं। इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल दे रहे थे। तो ये है सारी टेस्टिकुलर, यहाँ पे सिर्फ हम 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल बना पाए, लेकिन ये छोटे छोटे से कई सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलेंगे। अब होता क्या है, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थी। इन ट्यूब्यूल्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह दे रहे थे। तो ये हो गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको येलो से बना रहे हैं। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अगर याद हो, हम इसको मेंशन पहले कर देते हैं, दिस इज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे आगे बोला गया है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके बीच बीच में देखो ये स्पेसेस प्रेजेंट है, ये सारी स्पेसेस। इन स्पेसेस में
स्पेशलाइज्ड सेल मिल रही है। पहली बात तो इन स्पेसेस को बोलते क्या है, ये जो स्पेसेस यहाँ प्रेजेंट हैं इन स्पेसेस को हम बोल देते हैं दीज आर इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ये है इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में कुछ स्पेसिफिक सेल मिल रही हैं, इन जिसको रेड से पिंक से मार्क किया है, इन सेल्स को बोला जाता है दैट दे आर लीडिक सेल। इनको हम लीडिक सेल बोल रहे हैं, या फिर हम इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकते हैं। इनको या तो लीडिक सेल बोले या फिर हम इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी बोल देते हैं। अभी देखो यहाँ हमने ये डायग्राम बनाया क्यों है, ये तो पहले भी पढ़ा चुके। बनाया क्यों है, इसलिए बनाया है बताने के लिए कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट किया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो देखो अपर वॉल लोअर वॉल। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो टाइप के सेल मिल रहे हैं। एक सेल ये है जिसको पर्पल से बनाया है, ये एक टाइप की सेल है, और दूसरी टाइप की सेल को हम बना दे रहे हैं व्हाइट से माने, ठीक है, ये दूसरी टाइप की सेल है। तो दो टाइप की सेल मिल रही हैं इन दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अभी जो दो अलग अलग टाइप की सेल है ये है कौन कौन सी, तो ये जो पर्पल वाली सेल है इनको बोला दे आर सर्टोली सेल, ठीक है, पर्पल वाली सेल हो गई सर्टोली सेल। अगर इन व्हाइट वाली सेल की बात करें तो ये हो जाएंगी मेल जर्म सेल, या इस मेल जर्म सेल का दूसरा नाम हो जाता है स्पर्मैटोगोनिया। मेल जर्म सेल को हम क्या बोल देते हैं, स्पर्मैटोगोनिया। और इस स्पर्मैटोगोनिया वही सेल है जिसमें मियोसिस होगा और ये बना लेगी स्पर्म। अभी हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर दो टाइप की सेल प्रेजेंट है, एक है सर्टोली सेल और दूसरी मेल जर्म सेल जिसे हम स्पर्मैटोगोनिया बोल रहे हैं। अभी ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये दो टाइप की सेल्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये दो टाइप की सेल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सर्टोली सेल और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिल रहे हैं ये स्पर्मैटोगोनिया मिल रहा है, और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लेडिक सेल। यहाँ बस ये इन दोनों चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है। अब देखो आगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया ही है, ये प्रोसेस होता है जिससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है मेल या फीमेल में। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पे तीन डेफिनेशन पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तीन वर्ड्स लिखे हैं, हमें जब हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो हमें लगता है ये तीनों वर्ड एक जैसे, हम जल्दी से समझ नहीं पाते कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो पहले इनके डिफरेंस को क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद पूरी स्पर्मैटोजेनेसिस की प्रोसेस पे आते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो स्पर्मैटोजेनेसिस के लिए बोला गया है, लिख दे रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या इससे हम स्पर्मैटोजोआ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम स्पर्मैटोगोनिया। एक लाइन की डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज स्पर्मैटोजेनेसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मैटोगोनिया, यानी स्पर्मैटोगोनिया से जब स्पर्म बन रहा है इसी को हम स्पर्मैटोजेनेसिस बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसेस हो रही है, लिख दे रहे हैं हम थ्रू मियोसिस। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, मियोसिस होगी और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मैटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है। स्पर्मैटोजेनेसिस में स्पर्म बन रहा है स्पर्मैटोगोनिया से, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मैटिड से स्पर्मैटोजोआ बन जाता है। तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटोजोआ फ्रॉम स्पर्मैटिड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पर्मैटिड से स्पर्मैटोजोआ बन रहा है, कैसे, बाय डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि जो सेल है वो डिफरेंशिएट कर जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा स्पर्मैटोजोआ, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे बन जाएगा स्पर्मैटोजोआ स्पर्मैटिड से। लास्ट डेफिनेशन है लास्ट डेफिनेशन आ जाएगी स्पर्मिएशन, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन आ गई स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन में क्या हो रहा है, देखो स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन हो रहा है, मिएशन का मतलब रिलीज हो जाएगा। तो हम लिख दे रहे हैं द
process of release of spermatozoa, या इसी को स्पर्म भी बोल दे रहे हैं, फ्रॉम कहां से रिलीज हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होके बाहर आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ रिलीज होके बाहर आ जाता है तो इसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कह देते हैं। तो ये तीन डेफिनेशन है जो हमें आनी चाहिए और ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हॉट टॉपिक, जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन हम दे चुके हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस अब मेल की प्रोसेस में स्टार्ट कब होती है, ये भी तो एक सवाल आ सकता है ना कि मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान देंगे ड्यूरिंग या एट प्यूबर्टी, यानी कि जब मेल प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंच जाते हैं, 11-12 साल के हो जाते हैं, तो इस केस में मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो हम लिख देंगे एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के जब प्यूबर्टी स्टेज रीच करते हैं तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में होता क्या है, ये भी तो बात आ सकती है ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है लेकिन इसमें हो क्या रहा है। तो ध्यान देंगे जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी बात कर लें। एनसीईआरटी में नीचे डायग्राम बना है, हम ऊपर बना रहे हैं। तो ये है, दिस इज दी वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, हम मेंशन कर दे रहे हैं वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। एक ही वॉल बनाई है, नीचे वाली नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, दो टाइप की सेल थी, तो एक सेल टाइप ये है, इसको हम बना दे रहे हैं, दिस इज दी सेल टाइप 1। ठीक है, और दूसरा सेल हम बना दे रहे हैं पर्पल से, क्योंकि हमने जो दूसरा सेल बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर उसको पर्पल से बनाया था, एक को व्हाइट से बनाया था। एक मिनट, ये देखो, तो ये हमने बना दिया जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर कैसे सेल्स का अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा। अभी है क्या, ये तो ऊपर है वॉल है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अब ये जो व्हाइट वाली सेल्स जो हमने बनाई है ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, तो हम इसे मेंशन कर दे रहे हैं दैट दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया। अभी है क्या, जो नीचे वाली है जो पर्पल वाली सेल है, इन पर्पल वाली सेल को हम मेंशन कर दे रहे हैं दे आर सर्टोली सेल, ये हो गई सर्टोली सेल। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें मियोसिस हो रहा है, यहाँ पे एक बार प्रोसेस हो रही है मियोसिस की। क्या स्पर्मेटोगोनिया में डायरेक्टली मियोसिस कराना सही है? एक बात जरा समझना, हमारे पास मानो मेल्स के पास 2000 स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, ध्यान से समझना मेरी बात। मेल्स के पास अगर 2000 स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है, अगर 2000 स्पर्मेटोगोनिया सब में मियोसिस हो गया तो एक टाइम के बाद स्पर्मेटोगोनिया खत्म हो जाएगी ना। तो इसी रीजन से, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया खत्म नहीं होनी चाहिए, स्पर्म बनते रहने चाहिए, इसी रीजन से मेल में पहले जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोगोनिया में ये होती है माइटोसिस। पहली प्रोसेस हो गई माइटोसिस। माइटोसिस से होगा क्या, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये है 2n, दिस इज 2n, 2n का मतलब डिप्लॉयड है। अब इस स्पर्मेटोगोनिया में जब माइटोसिस हो जाएगा तो ये बना लेंगे, ये हो गई, दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सारी की सारी दीज आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब जो बनी है ना, ढेर सारी बनेंगी, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी है अब इसमें होगा मियोसिस,
1, पहली बार मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। जब पहली बार मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये यहाँ पे मेंशन कर ले रहे हैं, ये बना देंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बन गया, दिस इज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा ध्यान देंगे, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड थी, डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस हुआ। जब डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा ये भी कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। जब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस हुआ और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना ये हो जाएगा हैप्लॉइड। अब देखो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं और सिर्फ ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, अब इसमें फिर से मियोसिस होगा तो हम लिख दे रहे हैं मियोसिस टू। अब मियोसिस यहाँ कंप्लीट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में मियोसिस साइकिल 2 बार होती है तब जाके मियोसिस कंप्लीट होता है। सेकेंड टाइम मियोसिस हुआ और यहाँ पे बन गया हमारे पास स्पर्मेटिड। ये बन गया यहाँ पे स्पर्मेटिड। देखो सब मेंशन करते जा रहे हैं एनसीईआरटी में, ये डायग्राम नीचे से शुरू हुआ है, हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट जब जो नेक्स्ट पेज पे जो फ्लो चार्ट बनाएंगे वो भी ऊपर से ही बनाएंगे, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो, ऐसे बना रहे हैं। स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड भी कितना कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बन गए। अब स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट, अब यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगा, सारे डिवीजन हो चुके हैं, यहाँ पे होगा डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के बाद ये बना लेंगे स्पर्मेटोजोआ। डिफरेंशिएशन के बाद बन गया यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ, और ये जो स्पर्मेटोजोआ है ना यही हमारा स्पर्म है, और यही स्पर्म जब रिलीज हो जाता है, लिख दे रहे हैं हम, रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यही स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाता है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस थी। फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसे, मुझे पता है एक बार में नहीं आएगा, इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, अब विथ डायग्राम करते हैं। तो ध्यान देंगे जरा क्या क्या है। पहला हमारे पास कौन सी सेल है, पहली सेल है हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, तो हम इसको यहाँ बना दे। देखो एनसीईआरटी में जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis टॉपिक कंप्लीट हो जाता है फिर एक छोटी सी टेबल दी हुई है, और जो टेबल है वो बताती है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो वो टेबल भी साथ साथ हम ड्रॉ करते चले जा रहे हैं। तो पहली सेल बनी हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा सवाल आता है कि स्पर्मेटोगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे। हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिप्लॉइड सेल है, अगर ये डिप्लॉइड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। देखो होता क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके डिप्लॉइड सेल में। तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 46। अब क्योंकि यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है भाई ये भी देख लेते हैं। एक हो जाते हैं ऑटोसोम्स, पहला टाइप हो गया ऑटोसोम्स, और दूसरे हो जाते हैं एलोसोम्स। ठीक है, पहला हो गया ऑटोसोम्स और दूसरा हो जाता है एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम क्या बोल देते हैं, दे आर सेक्स क्रोमोसोम एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, whether the individual is male or female। ऑटोसोम्स की बात करें तो ऑटोसोम्स को हम सोमैटिक क्रोमोसोम बोल देते हैं, एंड these somatic chromosome are responsible फॉर दी सोमैटिक कैरेक्टर और दी बॉडी कैरेक्टर, बॉडी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, हमने बोला ह्यूमन बीइंग के डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो यहाँ सोमैटिक क्रोमोसोम कितने होंगे, सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे, तो होता क्या है 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर ऑटोसोम्स, और लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम्स बचे ना दे आर सेक्स क्रोमोसोम। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेल की बात कर रहे हैं तो मेल हेटेरोगैमेटिक होते हैं, मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक। हेटेरोगैमेटिक का मतलब कि इनमें जो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और ये 2 अलग अलग टाइप के गैमेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो होगा क्या 44 प्लस एक्स वाई, ये कंडीशन होती है मेल में जब मेल डिप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हमने बोला कि ये हेटेरोगैमेटिक है यानी 2 अलग अलग टाइप के गैमेट बनाएंगे, तो देखो गैमेट कौन कौन से पॉसिबल है। अब गैमेट में
या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा या तो वाई क्रोमोसोम आएगा। क्यों? क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड सेल होती है। तो देखो दो टाइप के गैमेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक बनेगा 22 प्लस एक्स। अच्छा 22 कैसे हो गया, 44 का हाफ करेंगे तो 22 हो जाएगा ना, तो एक गैमेट हो गया 22 प्लस एक्स और दूसरा हो गया 22 प्लस वाई। ये दो टाइप के गैमेट्स बनाते हैं मेल। एक 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म होगा और दूसरा 22 प्लस वाई वाला स्पर्म हो जाएगा। तो आ जाते हैं वापस, यहाँ पे हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया 2n है, तो 2n को हम ये मेंशन कर सकते हैं, दिस इज 44 प्लस एक्स वाई। ये कंडीशन मिली 2n कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेस हुई जिसको हमने बोला माइटोसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक स्पर्मेटोगोनिया था ना, माइटोसिस हो जाएगा तो ये बना लेगा दो स्पर्म, यहाँ पे दो सेल्स बन जाएंगे। प्रोसेस मेंशन कर देना है, प्रोसेस इज द माइटोसिस प्रोसेस। अब जब माइटोसिस हो रही है तो देखो एक से दो सेल बन रही है। अब ये जो दो सेल बन रही है इनका नाम क्या है, दे आर, पहले भी बताया, दे आर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कैसी हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी। यानी यहाँ पे जो दोनों सेल हैं दोनों के पास 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोमल कंटेंट मिलेगा और इसके पास भी हम अंदर लिख दे रहे हैं, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स है, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है। और जो ऊपर ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैरी करती है, ठीक है। ये हो गया कंडीशन हमारे पास। नेक्स्ट देखो आगे बोला गया है कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन चुकी है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो जाएगा मियोसिस 1। यहाँ पे मियोसिस 1 प्रोसेस हो रही है। अब मियोसिस 1 में क्या होता है ये देखते हैं। देखो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 11 में कि मियोसिस दो बार होता है, एक होता है मियोसिस 1, दूसरा होता है मियोसिस 2। क्योंकि यहाँ मियोसिस 1 हो रहा है इसीलिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिवाइड करके दो सेल बनाएगी और इससे हम बोल देंगे दिस इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी यहाँ पे देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में दो सेल बनी है ना, हम दोनों सेल को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत बड़ा चार्ट बन जाएगा। हम सिर्फ एक सेल को लेके चल रहे हैं। तो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की एक सेल थी इसमें हम कर दे रहे हैं मियोसिस। यहाँ पे हो गया मियोसिस। जब यहाँ मियोसिस पहला हो जाएगा तो अंत में दो सेल बन जाएगी, क्योंकि मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे जो दो सेल बनेंगी ये दोनों हैप्लॉइड हो जाएंगी, ठीक है। ये दो सेल जो बनी ये हो गई हैप्लॉइड। अब नेक्स्ट जरा ध्यान दें, ये हैप्लॉइड सेल बनी, ए बन गई, हमने बोला एक बनी होगी। अब क्योंकि यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है तो एक में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा और दूसरे में 22 प्लस वाई क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। देखो दो हैप्लॉइड सेल बन गई यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये अब कंप्लीट करेगा मियोसिस 2। सेकेंड में फिर से मियोसिस होगा। मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, यानी जो क्रोमोसोम यहाँ पे जो दो सेल में है इन्हीं की डॉटर सेल में भी सेम क्रोमोसोम हो जाएगा। देखो मियोसिस 2 में जो सेल बनती है इसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटिड। ये बन गया स्पर्मेटिड। अभी जो स्पर्मेटिड है देखो जरा इसको बना देते हैं, इसमें फर्दर डिविजन किया और एक सेल दो सेल और इसमें दो सेल बनेंगी, ये बन गई दो सेल। अब ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ पे हुआ मियोसिस 2, सेकेंड मियोसिस हो गया। अब यहाँ पे जो चार सेल बनेंगी हम 2 बाहर लिख दे रहे हैं, 22 प्लस एक्स, दो सेल होंगे जो 22 प्लस एक्स कैरी करेंगे और दो सेल होंगे जो 22 प्लस वाई कैरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब जो स्पर्मेटिड, यहाँ पे जो स्पर्मेटिड बन रहे हैं देखो हम लोगों ने पढ़ा है दैट स्पर्म के पास टेल प्रेजेंट होती है, हेड होता है, तो ये तो सिर्फ सेल्स है ना, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो स्पर्मेटिड्स अब डिफरेंशिएट कर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेज आ गया डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन के बाद ये स्पर्मेटिड बना लेंगे स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे बन गया स्पर्मेटोजोआ। तो देखो हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, इनमें डिफरेंशिएशन हुआ और ये बन गए स्पर्मेटोजोआ। ये चार सेल्स बनी जिनमें टेल प्रेजेंट। अगर क्रोमोसोमल कंटेंट की बात करें तो दिस इज 22 प्लस एक्स,
ये भी 22 प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 प्लस वाई और ये भी 22 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। जो 4 सेल्स बनी चारों के चारों लास्ट में हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब जरा ध्यान देंगे, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले आज की क्लास में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ये पढ़ी थी ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। तो हमने बोला कि स्पर्म बनने की प्रोसेस स्पर्मेटोगोनिया से मियोसिस के थ्रू, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। तो जरा देखो कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं। हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ, यानी इस पूरी प्रोसेस को हम लिख दे रहे हैं, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरी प्रोसेस हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमने बोला था जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन जाता है बाय डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बना, इस प्रोसेस को हम यहाँ नीचे मार्क कर दे रहे हैं या ऊपर ही लिख देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये प्रोसेस हो गई स्पर्मियोजेनेसिस की। अब देखो यहाँ पे जो स्पर्मेटोजोआ बन चुका है ना, ये स्पर्मेटोजोआ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएगा। तो स्पर्मेटोजोआ के लिए आगे लिख दे रहे हैं रिलीज फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। जब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाता है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं दिस इज स्पर्मिएशन। ये हो गया स्पर्मिएशन। अच्छा, होता क्या है कि जब स्पर्मेटोजोआ बनता है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे देखो स्पर्मेटोजोआ बना, स्पर्मेटोजोआ का हेड जो है वो सर्टोली सेल में एम्बेडेड है। तो जब स्पर्मेटोजोआ का हेड सर्टोली सेल से बाहर आता है और जब ये स्पर्मेटोजोआ पूरी तरीके से सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकल आते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं स्पर्मिएशन। तो ये पूरा हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप ये टॉपिक समझ में आया हो। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस हमें दे रखा है हॉर्मोन्स का। अच्छा, हॉर्मोन्स देखो हमने बताया था जो टेस्टिस है, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, इसका 2 काम होता है, पहला तो गैमीट बनाता है, दूसरा हार्मोन बनाता है। तो अब हमने गैमीट तो देख लिया कैसे बना रहा है, अब देखते हैं हार्मोन कैसे बना रहा है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे तो डायरेक्टली पिट्यूटरी मेंशन कर दिया है, बट पिट्यूटरी से ऊपर भी कोई होता है। तो पिट्यूटरी से ऊपर कौन, पिट्यूटरी से ऊपर कौन होता है, मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, बट इसका भी तो कोई मास्टर है ना, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हो जाता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह देते हैं। अब सवाल उठता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं। तो देखना, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है, देखो हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है ये रिलीज करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या होता है, दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है ना, स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, यानी ये जाता है और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। लिख दे रहे हैं हम नीचे, ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है हाइपोथैलेमस, ये स्टिमुलेट कर रहा है पिट्यूटरी को, ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है गोनाडोट्रोपिन, यहां से रिलीज हो गया गोनाडोट्रोपिन। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन है ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक गोनाडोट्रोपिन हो जाता है LH और दूसरा हो जाएगा FSH। ठीक है, 2 गोनाडोट्रोपिन रिलीज हो गए, एक रिलीज हुआ LH और दूसरा हो गया FSH। अगर हम LH की बात करें तो LH का पूरा नाम क्या हो जाता है, दिस इज दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। और दूसरा जो FSH है इसको बोला जाता है दिस इज फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करता है, दिस इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान दो,
ये जो LH है, ये LH किस सेल पे एक्ट कर रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं एक्ट्स ऑन लीडिक सेल। ये लीडिक सेल LH जो है ये लीडिक सेल पे एक्ट करता है। याद हो लीडिक सेल क्या थे? लीडिक सेल प्रेजेंट थे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, ये लीडिक सेल पे एक्ट करता है। अगर FSH की बात करें तो FSH एक्ट करता है ऑन सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल पे एक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये जो लीडिक सेल है ये रिलीज कर रहे हैं, हम पॉइंट मेंशन कर दे रहे हैं कि दैट दे रिलीज, क्या रिलीज कर रहे हैं? एंड्रोजन, ठीक है, ये रिलीज कर रहे हैं हार्मोन, इसको बॉक्स में लिख दे रहे हैं दिस इज एंड्रोजन। और सर्टोली सेल क्या करती है? सर्टोली सेल रिलीज करती हैं सम फैक्टर्स, ठीक है, सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज करती हैं। अब ये एंड्रोजन क्या कर रहा है? तो यहाँ से जो एंड्रोजन रिलीज हो रहा है ये एंड्रोजन मदद कर रहा है, हम लिख दे रहे हैं हेल्प्स इन स्पर्मैटोजेनेसिस। तो ये जो हार्मोन एंड्रोजन होता है ये स्पर्मैटोजेनेसिस में मदद करता है, ठीक है। और जो यहाँ पे सर्टोली सेल जो फैक्टर रिलीज कर रही है ये फैक्टर मदद करते हैं किसमें? स्पर्मियोजेनेसिस में, ठीक है। स्पर्मियो यानी कि जो स्पर्मेटिड बना था उस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने में ये फैक्टर्स मदद करते हैं। तो ये था हमारा अबाउट दी हार्मोन, ये पूरा टॉपिक हो गया हार्मोन के रिगार्डिंग। अच्छा देखो आगे जो हार्मोन के बारे में बताया ना उसमें कुछ स्पेसेस खाली हैं, तो वो स्पेसेस क्या है, उनमें क्या भरना है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दो हार्मोन रिलीज करिए, ICSH या इसे हम सही ऑर्डर में जो हमने बताया इसको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोल रहे हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिक सेल पे एक्ट कर रहा है, लीडिक सेल रिलीज कर रहे हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन। यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ। एंड्रोजन हार्मोन किस प्रोसेस को रेगुलेट करा रहे हैं? स्पर्मैटोजेनेसिस को रेगुलेट करा रहे हैं, ठीक है। और जो FSH है FSH एक्ट करता है किस पे? सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल फैक्टर रिलीज करते हैं, और फैक्टर किस प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अबाउट दी हार्मोन। सेकंड टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर लिया जो है हार्मोन का टॉपिक। इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ दी स्पर्म। तो जरा यहाँ ध्यान देंगे, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर बना है तो इसमें क्या क्या चीजें मेंशन है पहले ये देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक, पहला पार्ट हो गया हेड, दूसरा हो गया नेक, तीसरा हो गया मिडिल पीस, और चौथा है यहाँ पे टेल। अगर हेड की बात करें तो हेड में 2 पार्ट होते हैं, पहला तो न्यूक्लियस होता है जो क्रोमोसोमल मटेरियल कैरी करता है, और न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड सेल से बना है ये। और जो हेड होता है हेड पे कैप प्रेजेंट होती है, दिस इज दी कैप, और इसी कैप को हम बोल देते हैं एक्रोजोम, ठीक है, कैप प्रेजेंट है, इस कैप को हम एक्रोजोम बोल दे रहे हैं। फिर ये रीजन हो जाता है नेक, यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिविजन में मदद करते हैं। देन ये जो पार्ट है दिस इज द मिडिल पीस, एंड मिडिल पीस कंटेन्स मेनी माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया करती क्या है? प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट, हम लिख दे रहे हैं प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म के मूवमेंट के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये पीस ये बचा लास्ट पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज दी टेल, ये लास्ट पार्ट हो गया, इस लास्ट पार्ट को हम टेल बोल देते हैं। तो ये टेल क्या करता है? ये डायरेक्शन बताने में मदद करता है, और इसी के एक्टिव मूवमेंट की वजह से जो स्पर्म है ये स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच पाता है, और इस टेल के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी आती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, यानी मिडिल पीस से आती है। अब जरा ध्यान देंगे, बोला गया है कि ये जो पूरा का पूरा स्पर्म है इस पूरे स्पर्म के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग प्रेजेंट होती है, तो ऊपर से लेके नीचे तक एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, दिस होल कवरिंग इज कॉल्ड एज दी कवरिंग ऑफ द, क्योंकि एक सेल है ना एनिमल सेल है, और एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं, दिस इज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि पूरे के पूरे स्पर्म को सराउंड करती है। अच्छा ध्यान देंगे ये जो कैप है, कैप में ये एक्रोसोम है, लेकिन एक्रोसोम में देखो
यहाँ पे कुछ सब्सटेंस फिल है, ये कुछ सब्सटेंस भरा हुआ है, तो यहाँ इस एक्रोसोम में एक एंजाइम भरा हुआ रहता है, यहाँ पे एंजाइम फिल रहता है, इस एंजाइम का नाम होता है हाइल यूरोडिनेस एंजाइम। ठीक है, ये जो हाइल यूरोडिनेस एंजाइम होता है ये एनिमल सीमेंट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, या हम ऐसा बोल देते हैं ये एंजाइम मदद करेगा जोना पेलिसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए, ताकि स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस है, जो हेप्लॉइड कंटेंट है, वो फीमेल साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाए। तो ये हाइल यूरोडिनेस एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में, इस लेवल पे हम सब इतना पढ़ेंगे, ये एंजाइम फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। आगे बोला गया है यहाँ पे, देखो पॉइंट्स क्या मेंशन है, पॉइंट्स रीड कर ले रहे हैं। स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, बिना माइक्रोस्कोप के हम स्पर्म को नहीं देख सकते। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, 4 पार्ट्स हो गए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पर्म की पूरी बॉडी को कोट करती है, एनवेलप करती है। आगे बोला गया है जो स्पर्म का हेड रीजन, स्पर्म का जो हेड रीजन होता है, इस हेड में एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस है, अभी हम लोगों ने देखा कि इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये, और साथ ही साथ एक एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब होता है अपर पोर्शन पे एक कैप प्रेजेंट होता है, और इस कैप को हम एक्रोसोम बोलते हैं, और एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है एंजाइम हाइल यूरोडिनेस एंजाइम, और ये एंजाइम करता क्या है, एनिमल सीमेंट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाए। आगे बोल रहे हैं, देखो लिखा भी है पॉइंट यहाँ पे, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा, ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म भरा हुआ, ओवा के फर्टिलाइजेशन के लिए एंजाइम भरा हुआ होता है स्पर्म हेड एक्रोसोम में। आगे बोला गया है जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और यही माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ताकि टेल मूव कर सके और टेल को एनर्जी मिले, जिससे स्पर्म में मोटिलिटी आए, और स्पर्म की मोटिलिटी फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होती है। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो होता क्या है, एक सिंगल इजैकुलेशन में ह्यूमन मेल्स अराउंड 250 टू 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म को रिलीज करते हैं। एक सिंगल इजैकुलेशन के दौरान 250 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो 60% स्पर्म में नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, यानी अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो 60% स्पर्म जो रिलीज हो रहे हैं इजैकुलेशन के दौरान, उसका शेप और साइज नॉर्मल होना चाहिए, और 60% में 40% स्पर्म की विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हम लोगों ने देखा जो स्पर्म होता है, स्पर्म में 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड कंटेन करता है न्यूक्लियस, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, और जो कैप होता है, यानी जो पोस्टीरियर पोर्शन है, इसमें कैप प्रेजेंट है, इस कैप को हम बोल देते हैं दिस इज द एक्रोसोम, ये एंजाइम कंटेन करता है। फिर आ गया नेक रीजन, हेड के जस्ट नीचे नेक, नेक के नीचे मिडिल पीस कंटेन कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड कराती है स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, और लास्ट पोर्शन आ गया टेल, इस टेल की मदद से स्पर्म मूव कर पाता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया टेल को एनर्जी प्रोवाइड कराती है तब। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, वो है सीमेन। अब होता क्या है, हम लोगों ने स्पर्म पढ़ा और हमने बोला इजैकुलेशन के दौरान स्पर्म रिलीज होता है, इजैकुलेशन के दौरान सीमेन रिलीज होता है। सीमेन है क्या, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज कॉल्ड एज द सीमेन। अब सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, तो पहले लेक्चर में हमने बताया था जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड थी, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, इन तीनों ग्लैंड्स का जो सेक्रेशन होता है ये मिलके सेमाइनल प्लाज्मा बना लेता है, और इसी सेमाइनल प्लाज्मा में जब स्पर्म मिक्स होते हैं तो इसी को हम सीमेन बोलते हैं। देखो बोला गया है जो स्पर्म है ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रिलीज हुए, और यही रिलीज स्पर्म एसेसरी डक्ट्स के थ्रू पहुंचेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक। अब एपिडिडाइमिस का सेक्रेशन, वास डिफरेंस का सेक्रेशन, सेमाइनल वेसिकल का सेक्रेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रेशन, इन सबके सेक्रेशन जरूरी होते हैं ताकि स्पर्म में मैच्योरिटी, आपका स्पर्म मैच्योर हो सके और स्पर्म में मोटिलिटी है, क्योंकि एनर्जी मिलेगी, स्पर्म में मोटिलिटी है। अब बोला गया है, पॉइंट मेंशन कर दे रहे हैं, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम बोल देते हैं सीमेन। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये लिखा है, बोला गया है सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। आगे बोल रहे हैं द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स
आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना एंड्रोजन हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है। तो वही पॉइंट है कि बोला गया है मेल एसेसरी डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड को कितना रिलीज करना है हार्मोन, कितना करना है, कब करना है, तो इस सबकी इंफॉर्मेशन मेल टेस्टिकुलर हार्मोन के पास होती है और यही एंड्रोजन हार्मोन ही रेगुलेट कराता है फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स एंड द डक्ट्स। तो हम लोगों ने आज की क्लास में कवर कर लिया है गैमेटोजेनेसिस का पहला टॉपिक जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। तो oogenesis एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा टॉपिक है, मिस मत करना, वो वीडियो भी देखना, ये वीडियो भी देखना, इससे पहले वाली वीडियो भी देख लेना अगर कोई डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।